वेंडर कंपनी होल्डिंग, उसमें हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस की लास्ट टाइम। इसमें हमने देखा था कि व्हेन परचेसिंग कंपनी होल्ड सम शेयर इन वेंडर कंपनी, ओके, उसका एक सम भी हमने सॉल्व किया। आज सेकंड, व्हेन वेंडर कंपनी होल्ड्स सम शेयर्स इन द परचेसिंग कंपनी। मतलब कि अगर वेंडर कंपनी ने कुछ शेयर्स परचेसिंग कंपनी के ऑलरेडी पहले परचेस किए हुए थे, तो सपोज ए लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है, बी लिमिटेड वेंडर कंपनी, ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो बी लिमिटेड ने क्या किया हुआ है, कुछ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड ऑलरेडी परचेस किए हुए हैं। बस सपोज 1000 शेयर्स उसने परचेस किए। अब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था, बस तो ये शेयर्स आपको कहाँ दिखेंगे, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में असेट साइड, बस असेट साइड एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया था ए लिमिटेड में 1000 शेयर का। ओके, अब जब ए लिमिटेड पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे तो सारी असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे, मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट भी टेक ओवर हो जाएगा। बट इंडियन कंपनीज एक्ट ये प्रोहिबिट करता है कि कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स वापस परचेस नहीं कर सकती। ओके, सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसी की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो वापस परचेसिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर सकती इन्वेस्टमेंट। ओके, तो उसे क्या करना होगा यहाँ पर, तो जितने शेयर्स वो इश्यू करे, परचेसिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी को शेयर्स इश्यू करे उसमें से जितना इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देंगे। ओके, तो एग्जांपल दूँ कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेस कर रहे हैं और एज अ परचेस कंसिडरेशन उसने 20,000 शेयर्स इश्यू किए। ओके, अब 20,000 शेयर्स टोटल इश्यू किए, बट उसमें से क्या करना होगा, जो 1,000 शेयर्स जो ऑलरेडी उसी के है पर वेंडर कंपनी के पास है वो माइनस कर देंगे। सो रिमेनिंग 19,000 एज अ परचेस कंसिडरेशन पे करना होगा। ओके, तो 19,000 शेयर्स का पेमेंट करेंगी परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को। ओके, सो जब आप परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करो तो जो शेयर्स है परचेसिंग कंपनी के उसे आपको यहाँ माइनस कर देना होगा। ओके, और बाकी के शेयर्स उसे इश्यू करना है क्योंकि 1000 ऑलरेडी उसके पास है। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी होगी परचेसिंग कंपनी की। तो यहाँ आपको सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू परचेसिंग कंपनी की फाइंड करनी होगी। फिर जब आप नेट एसेट्स कैलकुलेट करो वेंडर कंपनी की, मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी की आप नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो नेट एसेट्स के टाइम आप असेट साइड जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे, बस असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे 1000 शेयर्स, तो 1000 शेयर्स इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी। पर तो जब आप नेट एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें हम लोग टोटल एसेट्स लिखते हैं, बट टोटल एसेट्स में ऑब्वियस है ये इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या लिखनी है, बुक वैल्यू नहीं लिखनी है, पर बुक वैल्यू की जगह 1000 शेयर्स जो इन्वेस्ट किए थे उसे मल्टीप्लाई करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी से, और इसीलिए आपको पहले परचेसिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर हम लोग वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि वो नेट एसेट से डिसाइड होगा कि कितना परचेस कंसिडरेशन पे करना है परचेसिंग कंपनी को। ओके, फिर जितना परचेस कंसिडरेशन में आपको शेयर्स इश्यू करने हो उसमें से इन्वेस्टमेंट के शेयर्स माइनस कर देने हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो परचेस कंसिडरेशन पे करना है बी लिमिटेड को। ओके, वेंडर कंपनी को। क्लियर, तो ये सेकंड मेथड है, जब वेंडर कंपनी कुछ शेयर्स परचेसिंग कंपनी की पर इन्वेस्ट करती है, परचेसिंग कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो आपको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देनी है वो। ओके, सो इसके रिलेटेड सब हम लोग अब सॉल्व करते हैं।